सुलेमान की अपनी बंदों से मुलाकात कामयाब रही थी। पैसा उन्होंने ठीक ठाक लिया था, लेकिन काम हो जाने की गारंटी भी दी थी और इनके साहब रिकॉर्ड को देखते हुए लग रहा था कि वो लोग ये काम भी बासानी कर जाएंगे। इन लोगों से सारे मामला तय करके और इन्हें इनका एडवांस पकड़ा कर सुलेमान खुद को बेहद हल्का फुल्का महसूस कर रहा था। अब थोड़ा वक्त रह गया था जब वो सुकून का सांस ले सकता और अपने बाप की कुल जायदाद का इकलौता वारिस बन जाता। उरैन और हातिम दोनों की राह से हट जाने के बाद इसके लिए कुछ मुश्किल न था कि वह हातिम के हिस्से की जायदाद भी हड़प कर जाता, लेकिन अभी वो इस बारे में नहीं सोच रहा था। अभी इसका मसला सिर्फ इन्हें अपने रास्ते से हटाना था। वो अपने वेयर हाउस से निकला और सीधा अपनी फैक्ट्री जा पहुंचा, जिसकी मखदूश हालत इस बात की गवाह थी कि वहाँ काम तकरीबन रुक चुका है। अपनी लैंड क्रूज़र से बाहर निकलकर इसने अपने ऑफिस का रुख किया, लेकिन बाहर मौजूद लॉन में ही लोगों का रश देखते हुए इसकी जानिब चला गया। ये क्या रश लगा रखा है? काम के वक्त तुम लोग यहाँ बाहर क्या कर रहे हो? वो रौनक से बोला। साहब, सब मजदूरों को पिछले 4 महीने से एक पैसा नहीं मिला। अब इन लोगों ने काम करने से इनकार कर दिया है। ये बोलते हैं कि जब तक पिछले बकाए जात अदा नहीं होंगे तब तक कोई भी काम नहीं करेगा। एक बुजुर्ग मजदूर ने आगे होते हुए इसे सारा माजरा सुना डाला। ऐसे कैसे काम नहीं होगा? तुम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। अब अगर काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हें लीगल नोटिस भिजवा दूंगा। लगाते रहना फिर कोर्ट कचहरियों के चक्कर। वो रूप से बोला तो बुजुर्ग मजदूर सर झुका गया, लेकिन पीछे से एक नौजवान निकलकर इसके सामने आ गया। इसी कॉन्ट्रैक्ट में ये भी लिखा हुआ है कि तमाम मजदूरों को इनकी माहाना तनख्वाह हर महीने की 5 तारीख को अदा कर दी जाएगी। और यहाँ तो वो तनख्वाह की तारीख गुजरे हुए भी 4 महीने हो चले हैं। अब अगर हम लोग चाहें तो आपको लीगल नोटिस भिजवा सकते हैं और फिर आपको कोर्ट कचहरी भुगतना होगी। वो नौजवान था इसलिए काफ़ी भड़कीले लहजे में बोला, लेकिन अगले ही लम्हे मुँह पर पड़ने वाले भारी थप्पड़ ने इसकी बोलती बंद कर दी। पहले बात करने की तमीज़ सीख, फिर ये सब बकवास करना। तुम लोग मुझे जानते नहीं हो। अगर मैं चाहूँ तो तुम सब का वो हशर करूँ कि तुम्हारी नस्लें तक याद रखें। उन नौजवान को थप्पड़ मारने के बाद बाकी लोगों से मुखातिब होते हुए बोला तो जिसने कुछ कहना भी था वो भी अपना सर झुका गया। जाओ, दबाओ जाओ और अपना काम करो। 1-2 दिन में पेमेंट आ जाएगी तो सबका हिसाब क्लियर कर दूंगा। लेकिन आज के बाद अगर किसी ने ब्लैकमेल करने की कोशिश की तो याद रखना तो वो यहाँ नहीं बल्कि किसी ऐसी जगह पड़ा सड़ रहा होगा जिसके बारे में तुम लोग सोच भी नहीं सकते। धमकी आमेज लहजे में बोला और तन फन करता हुआ वहाँ से निकलकर अपने ऑफिस में चला गया। साले गरीब 2 कौड़ी के मजदूर औकात देखते नहीं और चले हैं केस करने। वो कोट उतार कर सीट की पुश्त पर फैलाते हुए बिड़बिड़ाया और कुर्सी से टेक लगाकर बैठ गया। फैक्ट्री की हालत वाकई में खासी खस्ता हाली का शिकार थी। बस एक बार इसका काम बन जाता तो वो फैक्ट्री की तरफ भी तवज्जो देता। अब इसकी सारी उम्मीदें शावेज़ खान से थीं कि वो कितनी जल्दी इसे खुशी की नवीद सुनाता है। हातिम का पूरा दिन बड़े मसरूफ़ अंदाज में गुजरा था। इतने अरसे बाद फैक्ट्री आना और फिर रह जाने वाले कामों को देखते देखते इसे शाम हो गई। उरैन इसे फ़ोन कर करके इसका हाल अहवाल दरियाफ्त करती रही और ज़िंदगी में पहली बार इसे महसूस हो रहा था कि वो वाकई में शादीशुदा है, वरना अब तक तो वो छड़ेपन की ज़िंदगी ही गुजार रहा था। शाम को इसे थोड़ा थकन का एहसास हुआ तो वो फैक्ट्री से निकल आया। गार्ड्स इसके साथ चौकन्ना अंदाज में चल रहे थे और इसे कोफ्त में भी मुब्तला कर रहे थे क्योंकि वो इन चीज़ों का आदी नहीं था, लेकिन बर्दाश्त करने के अलावा कुछ चारा नहीं था क्योंकि यह मुनीर न्याजी का हुक्म था जिसे वो किसी सूरत में टाल नहीं सकता था। 2 गाड़ियों का ये मुख्तसर सा काफिला फैक्ट्री से निकला और जन्नत पैलेस जाने वाले रास्ते पर गामजन हो गया। रास्ते में एक जगह इन्हें रश की वजह से रुकना पड़ा। जब थोड़ा वक्त लगा तो इसने गार्ड को जाकर देखने का हुक्म किया। गार्ड मुस्तैदी से बाहर निकला और रश में गायब हो गया। थोड़ी देर में इसकी वापसी हुई तो इसने हालात से बाखबर किया। कोई नहीं सर, एक एक्सीडेंट हो गया है। बेचारे गरीब बूढ़े मियाँ बीवी हैं, कोई इनको हाथ तक नहीं लगा रहा है। सब एम्बुलेंस का इंतज़ार कर रहे हैं। गार्ड आम से अंदाज में बोला, लेकिन इसके लिए यही काफ़ी था कि बूढ़े हैं और कोई हाथ नहीं लगा रहा। वो फ़ौरन अपनी साइड का दरवाज़ा खोलते हुए बाहर निकला और रश की जानिब बढ़ गया। गार्ड इसे पीछे से रोकते ही रह गए, लेकिन इसने एक ना सुनी। जब वो जाए वकुआ पर पहुंचा तो सामने मौजूद मंजर ने इसे हिला कर रख दिया। बूढ़ी औरत जो कि कम जख्मी थी सड़क पर आड़े तिरछे पड़े अपने शोहर को देख रही थी और लोगों से रो रो कर इसे अस्पताल ले जाने की दरख्वास्त कर रही थी, लेकिन कोई इसकी मदद को तैयार नहीं था। बूढ़ा बिल्कुल बेसुध पड़ा हुआ था तो इसने झुकते हुए इसकी नब्ज़ देखना चाहिए। सर जी, हिट एंड रन का केस है, पुलिस को आ जाने दे या एम्बुलेंस को, क्यों फजूल में पड़ रहे हैं इन बखेड़ों में। एक बंदा रश से निकलता हुआ इसके पास आया और इसे समझाते हुए बोला, लेकिन इसने कोई तवज्जो न दी और अपने गार्ड्स को आवाज़ देकर पास बुलाया। इन दोनों को फ़ौरन मेरी गाड़ी में डालो और पिम्स हॉस्पिटल चलो। वो गार्ड्स को इशारा करते हुए बोला और सड़क पर बैठी बूढ़ी खातून को शानों से थाम कर उठाया। अम्मा जी, कुछ नहीं होगा इन्हें, सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा, आप मेरे साथ चलो। वो बूढ़ी औरत को सहारा देते हुए गाड़ी तक लाया। इसी असना में इसके गार्ड्स ने बूढ़े को भी उठाकर गाड़ी में मुंतकिल कर दिया था।
इसकी लैंड क्रूज़र हवा से बातें करती हुई महज कुछ ही देर में हॉस्पिटल पहुंच चुकी थी। रास्ते में इसने किसी एम्बुलेंस को न देखा, जिसका यही मतलब था कि अगर वो बर वक्त फैसला न करता तो शायद बूढ़े की जान ही चली जानी थी। हॉस्पिटल में भी इसकी जान पहचान के बायस बूढ़े को फ़ौरन ही तिब्बी इमदाद मिलना शुरू हो गई, जबकि बूढ़ी खातून की मरहम पट्टी की जाने लगी। बड़े टाइम से आए हैं आप लोग, अगर थोड़ा लेट हो जाते तो बूढ़े मियाँ को बचाना नामुमकिन था, लेकिन हमें इन्हें ब्लड देना होगा क्योंकि इनका काफ़ी खून ज़ाया हो चुका है, डॉक्टर इसे तफसील से बताते हुए बोला। इसने फ़ौरन से खुद भाग दौड़ करके खून का बंदोबस्त किया और फिर अपने ताल्लुकात को इस्तेमाल करते हुए मरीज़ को अच्छे प्राइवेट रूम में भी शिफ्ट करवा दिया। इस काम में इसे अच्छी खासी राहत हो गई। ऊपर से हुरैन ने फ़ोन कर करके इसका दिमाग माऊफ कर दिया था। आपको क्या ज़रूरत थी पराए फड्डों में टांग अड़ाने की, हर जगह पहुंच जाते हैं स्पाइडरमैन बनकर। वो गुस्से से तिल मिलाते हुए बोली तो इसकी हंसी निकल गई। यार गरीब थे, ऊपर से ज़ख्मी भी, अब तुम मुझसे ये एक्सपेक्ट करो कि मैं इन्हें मरता छोड़कर घर चला आता तो ये नामुमकिन है, वो हुरैन को समझाते हुए बोला। इधर मैं इंतज़ार और परेशानी से घुल घुल कर आदी हो गई हूँ और आप हैं कि फलाई कामों में फंसे हुए हैं। हुरैन का गुस्सा किसी तौर कम नहीं हो रहा था। अभी वो इसे मज़ीद समझाने की कोशिश करता, एक लंबे चौड़े डील डोल का पठान परेशानी के आलम में लोगों के बीच से निकलता इसकी तरफ चला आया, लेकिन हातिम पर नज़र पड़ते ही वो अजीब से अंदाज में इसे देखने लगा। हुरैन बेचैनी से कमरे में टहल रही थी। हातिम से हुई बात और फिर इसके अचानक से लाइन काट देने ने जल्दी पर तेल का काम किया और वह तिल मिला कर रह गई। वही हाल नहीं है इस बंदे का, मैं इधर आदी हो गई हूँ इसकी फ़िक्र में, और जनाब को फुर्सत ही नहीं है कि घर में एक अदद बीवी भी छोड़ कर आए हुए हैं। वह आज खसूसी तौर पर हातिम के लिए तैयार हुई थी। महरून लंबे फ्राक के साथ तंग चूड़ीदार पजामा पहने और बालों का ऊंचा जोड़ा बनाए नक्सक सी तैयार हुई। वो गज़ब ढाने की हद तक हसीन नजर आ रही थी, लेकिन अब इसका सारा मूड गारत हो चुका था, इसलिए कानों और हाथों से बूंदे और चूड़ियाँ नोच नोच कर बिस्तर पर फेंक रही थी। जो भी कर लो इस आदमी के लिए, लेकिन यह हमेशा ही मुझे मायूस करता है, वो गुस्से में बिड़बिड़ाते हुए बोली और बेदर्दी से अपना मुंह रगड़ती हुई वाशरूम में घुस गई। नहीं होंगी तैयार आज के बाद तुम्हारे लिए मिस्टर हातिम मंजूर, तुम याद रखना कि आज तुमने मेरे साथ क्या सलूक किया है। वो मुँह पर पानी के छपाके मारते हुए बोली, सुबह से कुछ भी नहीं खाया था कि तुम्हारे साथ खाऊंगी, लेकिन जाओ तुम करो दूसरों की मदद। इसे किसी पल चैन नहीं मिल रहा था। वॉशरूम से बाहर निकलकर सीधी किचन में गई और अपने लिए सालन और रोटी ट्रे में रखते हुए कमरे में चली आई। अब और भूख बर्दाश्त नहीं होती मुझसे, तुम खाते रहना रात को घर आकर, मैं तो खाना खाकर सोने लगी हूँ। वो बड़ा सनी वाला मुँह में डालते हुए बिड़बिड़ाई और मगन से अंदाज में खाने लगी। खाना खाकर वो लाइट बंद करते हुए सोने के लिए लेट गई। इसे बहुत रोना आ रहा था। एक अरसे बाद इनके बीच की चपकलिश ख़त्म होने को आई थी, लेकिन आज फिर से हातिम ने इसकी और अपने बीच दीवार खड़ी कर दी थी। तुम्हारा हमेशा से यही रवैया रहा है हातिम, मुझे तुमने हमेशा ही दूसरे नंबर पर रखा है। मेरी ये ख्वाहिश रही कि काश तुम सबसे पहले मेरी बात को मुझे इम्पोर्टेंस दो, लेकिन जाओ तुम भी बेवफाई निकले। वो बिड़बिड़ाते हुए अपने आंसू रगड़ती गई और कंबल मुँह तक चढ़ाते हुए आंखें मौन कर सोने की कोशिश करने लगी। बाप को हीरो बनाना चाहा तो वो ऐसे निकले, भाई इस काबिल था नहीं, और अब जब ये साहब मिले तो ये भी सारी दुनिया के लिए हीरो, जबकि घर में ज़ीरो। इसके मुंह में जो आ रहा था वो बोले जा रही थी, कभी मुझे भी मौका मिलेगा हातिम, फिर मैं दिखाऊंगी कि किसी को इग्नोर करना कितनी तकलीफ़ देता है। मैं आज का दिन हरगिज़ नहीं भूलूंगी जो तुम्हारी वजह से ख़राब हुआ है। वो गुस्से से बिड़बिड़ाते हुए खामोश हो गई और फिर थोड़ी देर में ही नींद की वादी में उतर गई। हातिम अपने सामने मौजूद पठान को उलझन से देख रहा था, क्योंकि वो बहुत अजीब नज़रों से इसे देखे जा रहा था। जी भाई, क्या आपका मुझसे कोई काम है? आखिर वो हिम्मत करके पूछे बैठा। बड़ा काम तो तुमसे ही है, लेकिन अभी हम अपने मसले में फंसा हुआ है। पठान आसपास देखते हुए बोला और पास से गुजरते एक डॉक्टर को रोकते हुए कुछ पूछा। डॉक्टर ने उसे एक जानिब जाने का इशारा करते हुए अपनी राह ली और वो तेज़ी से इसके बताए हुए रास्ते पर हो लिया। अजीब आदमी ऐसे देख रहा था जैसे मैंने इसकी भैंस मार दी हो। वो बिड़बिड़ाते हुए वापसी का रास्ता लेने लगा, क्योंकि अब इसका वहाँ कोई काम नहीं रह गया था। मरीज़ की हालत ख़तरे से बाहर थी और वो खुद भी खासा थक चुका था, इसलिए बाहर का रास्ता लिया। अभी वो दरवाजे तक ही पहुंचा था कि अपने पीछे से इसे इसी पठान की डॉक्टर के साथ गुफ्तगू सुनाई दी। डॉक्टर साहब, एक बारी बस हमको इस बंदे से मिला दो। वो पठान बड़े मौज़बाना लहजे में डॉक्टर से इल्तिजा करने लगे। अरे वो यही तो थे, कहाँ गए? और वो रहे, वो सामने खड़े हैं। इसने मुड़कर डॉक्टर की जानिब देखा तो इसे अपनी जानिब ही इशारा करते पाया। पठान इसे देखकर एक मरतबा फिर से उलझन का शिकार हो गया, लेकिन फिर इसकी जानिब धीमी रफ्तार से चलता हुआ आने लगा। हातिम इसे वहीं रुक कर देखने लगा। तो आप हो वो आदमी जिसने मेरे माँ बाप को यहाँ पहुँचाया है? पठान इसके पास पहुँचकर रुका और इसे गौर से देखते हुए पूछा। जी मैं ही हूँ, क्यों कोई मसला हो गया क्या? वो उलझन भरे लहजे में बोला। नहीं, मसला तो कोई नहीं हुआ, बस हम तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता था। अगर तुम वक्त पर ना पहुँचता तो शायद मैं अपने वालिद साहब को खो देता।
पठान तो शुक्राना लहजे में बोला तो वो मुस्कुरा कर रह गया। कोई नहीं खान, बस इनकी किस्मत में मज़ीद जीना लिखा हुआ था तो वो बस एक वसीला बना हूँ, वो आम से अंदाज में बोला तो पठान अचानक से इसके दोनों हाथों को थाम गया। तुम्हारा ये एहसान हम पर कर्जा रहा, कभी तुमको ज़रूरत पड़े तो हम तुम्हारे लिए जान भी दे देगा। पठान जज्बाती लहजे में बोला तो इसने मुस्कुराते हुए इसके हाथों को थाम लिया। बस अल्लाह का शुक्र अदा करो और शुक्राने के नवाफिल पढ़ो, जिसने तुम्हारे माँ बाप को महफूज रखा। वो इसके हाथ थपथपाता इसे तसल्ली देता हुआ बाहर से निकल गया। रात बहुत हो चुकी थी और अभी इसे हुरैन की बातें भी सुननी थी। वो अंदाज़ा कर सकता था कि इसकी क्या हालत होगी, क्योंकि जिस अंदाज में वो इससे बात कर रही थी, इसे देखकर तो यही लगता था कि इसे हुरैन को मनाने में पसीने निकलने वाले थे। वो एक सर्द आवरता हुआ गाड़ी में बैठा और गार्ड्स के बैठते ही गाड़ी बाहर से निकलने लगी कि अचानक से वो पठान इसकी गाड़ी के सामने आ गया। इसने गाड़ी रोकी और अपनी जानिब का शीशा नीचे किया। हम तुम्हारा नाम जान सकता है क्या? पठान आजी से बोला। हातिम मंजूर नाम है मेरा। वो मुस्कुराते हुए बोला तो पठान वापस हो गया और वो अपने घर जाने वाले रास्ते पर अपनी लैंड क्रूज़र दौड़ाने लगा। रात के 2 बजने वाले थे और वो हमेशा की तरह एक मरतबा फिर से घर लेट जा रहा था। जमील साहब को फैसला करने में कुछ दिन लगे थे, लेकिन वो एक सही फैसले पर पहुंचकर मुतमईन से हो गए थे और यही वजह थी कि वो आज मंसूरा बेगम के हमरा एक बार फिर जन्नत पैलेस जा रहे थे। लेकिन आज इनके दिल पर कोई बोझ नहीं था। हातिम को उन्होंने सुबह ही फ़ोन कर दिया था कि वो लोग इससे और हुरैन से मिलने आ रहे हैं और हमेशा की तरह इसने इन्हें खुले दिल से खुशामदीद कहा था। इसके घर पहुंचकर वो ड्राइंग रूम की सजावट देखकर हैरान हो रहे थे कि हातिम चला आया। अस्सलाम वालेकुम जमील साहब। सलाम आंटी, कैसे हैं आप दोनों? वो खुशगवार अंदाज में बोला। हम तो ठीक है बेटा, आप सुनाओ कैसी तबीयत है आपकी और काम कैसा जा रहा है? वो मुस्कुराते हुए बोले तो हातिम इन्हें हाल अहवाल बताने लगा। हुरैन नज़र नहीं आ रही? वही अभी तक क्या हमसे नाराज़ है वो? मंसूरा बेगम आहिस्ता से बोली। अरे नहीं आंटी, वो किचन में है, आप लोगों के लिए चाय वगैरह तैयार कर ली है। हातिम मुस्कुराते हुए बोला तो वो इसे देखे गए। ऐसा साफ शफाफ लड़का था ये, इनकी इतनी बातों के बावजूद भी सब कुछ कैसे भुला गया। इन लोगों की आओभगत में लगा हुआ था। इतने में हुरैन भी चाय की ट्रॉली धकेलती हुई अंदर चली आई और मंसूरा बेगम से मिलकर चाय तैयार करने लगी। अपने बाबा से नहीं मिलोगी तुम? माना कि मैंने बड़े बुरे काम किए हैं, लेकिन हूँ तो तुम्हारा बाबा ना। वह हुरैन को देखते हुए बोले तो पहले तो हुरैन ने हातिम की जानिब देखा, लेकिन इसके होले से सर हिलाकर इसे इशारा करने पर वो चलती हुई इनकी जानिब आई तो जमील साहब ने खड़े होते हुए इसे अपने साथ लगा लिया। बाबा की बेटी, बाबा की जान, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ तुमसे बेटा। वो इसे खुद से अलहदा करते हुए नज़रें झुकाकर बोले तो वो खामोशी से पलट गई और चाय तैयार करने लगी और फिर इन्हें चाय और दीगर लवाजमात सर्व करके खुद मंसूरा बेगम के साथ बैठ गई। हातिम बेटा, तुम एक अच्छे इंसान हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज तक मैंने तुम्हारे साथ जो भी ज़्यादती की है तुम इन सब के लिए मुझे माफ़ कर दोगे। वो चाय का सिप लेते हुए मुतफिकर अंदाज में बोले तो हातिम चौंक कर इन्हें देखने लगा। अरे नहीं जमील साहब, ऐसी कोई बात नहीं, आप मेरे बड़े हैं, मेरी बीवी के वालिद हैं जो मेरे भी वालिद की जगह हैं। कोई बात दिल में न लाए और जो भी हुआ इसे जाने दें। हातिम खुले दिल से बोला तो मज़ीद बेचैन हो गए। नहीं बेटा, आज यहाँ हमारे आने का मकसद यही है कि मैं तुमसे अपनी तमाम साबका गलतियों की माफ़ी मांगूँ। जो भी अब तक होता आया है और जो मैंने तुम्हारी खिलाफ साजिशें और सियासतें की हैं, मैं इन सब पर नादिम और शर्मिंदा हूँ और तुम्हारी माफ़ी चाहता हूँ। वो बेबसी से बोले तो हातिम ने हाथ उठाकर इन्हें बात करने से रोक दिया। बस कर जाएं जमील साहब, आप तो मुझे शर्मिंदा ही किए जा रहे हैं। मैंने कहा ना, कोई बात नहीं, बस जो हुआ इसे जाने दें, गलती भी मेरी ही थी। हातिम मामले को रफा दफा करते हुए बोला तो हुरैन बीच में बोल पड़ी। आपकी गलती कहाँ से आ गई हातिम? क्यों खुद को कसूरवार ठहरा रहे हैं? तुम चुप कर जाओ, मैं बात कर रहा हूँ ना। हातिम ने हाथ उठाकर इसे खामोश करवाया तो वह गुस्से से नज़रें झुका गई। मैं आज तुमसे अपनी हर गलती की माफ़ी मांगता हूँ हातिम। उम्मीद है तुम बड़ा इंसान होने के सबूत दोगे और मुझे माफ़ कर दोगे। वो फिर से हातिम की जानिब मुतवज्जा हुए। वो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और इनकी जानिब चला आया और इनके सामने ज़मीन पर पंजों के बल बैठ गया। देखिए जमील साहब, मैं ये तो नहीं जानता कि आपकी नीयत क्या है और आप ये सब बातें क्यों कर रहे हैं। मैं बस इतना जानता हूँ कि आप मेरे बड़े हैं और आपको यूँ माफ़ी मांगता देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। तो जाने दे इन बातों को, जो हो गया सो हो गया। मेरे दिल में कोई बात नहीं है। हातिम इनके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए बोला तो इनकी आंखें भीग गईं। बहुत बड़े हो तुम यार, इतनी आसानी से माफ़ कर दिया और ये ज़रफ़ वो ही रखता है जो बहुत बड़ा इंसान हो। वो इसे नीचे से उठाकर अपने साथ बिठाते हुए बोले, और मुझे जमील साहब नहीं अंकल बोला करो यार। वो हातिम की पीठ थपथपाते हुए बोले तो वह मुस्कुरा उठा। ओके अंकल जी, लेकिन अचानक इस तब्दीली की वजह समझ में नहीं आ रही। हातिम हंसते हुए बोला तो वो सर झुका गए। यार मेरी रातों की नींद उड़ गई है, मुझे किसी सूरत चैन नसीब नहीं हो रहा। वो बेटी जो कभी मेरे बगैर रह नहीं पाती थी, आज मेरी शक्ल देखने से भी इनकारी है। बेटा अपने चक्करों में मस्त है, फिर भी मुझे अल्लाह ने एक अच्छा दामाद दिया
लेकिन मैंने इसकी कदर न की और जो रही सही इज़्ज़त थी मेरे पास वो भी मुझसे जाती रही। मुझे पता है लोग मेरे सामने तो मेरी बड़ी इज़्ज़त करते हैं, लेकिन मेरे जाते ही मुझे जिन अल्फाज से याद किया जाता है ये भी मैं जानता हूँ। वो एक बोझल सांस खारिज करते हुए बोले तो हातिम ने इनके हाथ थामते हुए इन्हें तसल्ली देनी चाहिए। ना आपकी बेटी आपसे दूर हुई है और ना ही आपकी इज़्ज़त में कोई कमी आई है। हाँ, ये बात अलग है कि आप तन्हाई का शिकार हो गए हैं, लेकिन खैर कोई बात नहीं, देर से सही लेकिन आपको ये तो अंदाज़ा हुआ कि कौन आपका दुश्मन है और कौन दोस्त। हातिम मायने खेज़ लहजे में बोला तो वो इसे देखकर सर हिलाने लगे। सुलेमान को भी मैंने समझाने की बहुत कोशिश की, तुम्हारी आंटी ने भी बड़ा समझाया, लेकिन वो बात मानने के लिए तैयार नहीं है। इसके सर पर तो बदला लेने का भूत सवार है, तुम बस मोहतात रहना, क्योंकि वो तुम्हें नीचा दिखाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। और तुमने देख भी लिया है कि कैसे इसने तुम्हारी जान लेने के लिए अपने बंदे भेज दिए। उन्होंने हातिम को तंबीह करना मुनासिब समझा तो इसने हुरैन की जानिब देखा, जो मंसूरा बेगम के साथ बातों में मसरूफ़ थी। वो मेरे लिए नहीं थे अंकल, वो इनके कान में सरगोशी करते हुए बोला। क्या मतलब, कौन तुम्हारे लिए नहीं थे? वो इसे परेशानी से देखते हुए बोले। जिन बंदों ने हम पर हमला किया था वो मेरे लिए नहीं आए थे, इनका निशाना सिर्फ हुरैन थी। हातिम मायने खेज़ लहजे में बोला तो वो मुंह खोले हैरत से इसे देखे गए। ये क्या कह रहे हो हातिम? इनकी हैरत किसी तो और कम नहीं हो रही थी। जिन लोगों ने मुझ पर हमला किया था इनमें से एक मेरे पास है जिसने सब कुछ उगल दिया है। सुलेमान ने इन्हें हुरैन को ख़त्म करने का काम सौंपा था, लेकिन वो कामयाब न हो सका। इस बात से ये साबित होता है कि मोहतात रहने की मुझसे ज़्यादा आपको ज़रूरत है अंकल जी। हातिम इन पर इंकशाफ करते हुए बोला तो वो अपना सर थाम कर रह गया।